हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने फंक्शंस की तरह पढ़ा था। इनके डोमेन, रेंज वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं फंक्शंस के इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, राइट? अब आप पूछेंगे कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हाई लेवल पे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पाया जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है? और अगर आप अपने लेवल पे भी देखोगे तो थोड़े ही दिनों के बाद जब आप धीरे धीरे डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने लगोगे तो आप देखोगे कि इंटीग्रल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स का बहुत क्रिटिकल रोल है। तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना तो है, बट एक दुविधा है, मतलब एक प्रॉब्लम है। अभी पिछले ही लेसन में जब हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब आता है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है? जब वो फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जिन जिन बच्चों को याद नहीं है कि ऑन टू, 1 to ये सब क्या होता है, वो लोग फटाफट इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है, ठीक है? तो चलिए वापस आते हैं। तो मैं कह रही थी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसे 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ता है। बट ये जो छयों के छयों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन जो हैं 1 to 1 भी नहीं है। तो यानी कि इनका इनवर्स तो हो ही नहीं सकता है। अब आप कहोगे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 1 to 1 नहीं है? नहीं है ये 1 to 1। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एग्जाम्पल लेते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का ग्राफ पेश किया जाए। अब आप बताइए, साइन 0 क्या होगा? 0। साइन पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस 2 पाई 0। मतलब मजाक हो रहा है क्या? साइन 0 हो तब भी 0, पाई हो तब भी 0, 2 पाई हो तब भी 0। तो बेसिकली अगर आप इसको फटाफट से एरो डायग्राम में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि मल्टीपल इनपुट्स के लिए ये सेम आउटपुट को पॉइंट कर रहा है। तो यानी कि ये किस तरह का फंक्शन है? मैनी टू वन। तो ये 1 to 1 नहीं है। और ठीक इसी तरीके से अगर आप एक एक करके इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कोई भी 1 to 1 नहीं है। तो बेसिकली इनमें से किसी का भी इनवर्स हो ही नहीं सकता है। बट हम तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने निकले थे, बट इनका तो हो ही नहीं सकता है। फिर हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो बेसिकली हम करते क्या है कि अभी फिलहाल क्या है कि इनके जो डोमेन है वो बिल्कुल खुले सांड की तरह है, मतलब सब कुछ आ जा रहा है डोमेन पे, 0 भी, पाई भी, 2 पाई भी, 5 पाई भी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके डोमेन को कर देंगे रेस्ट्रिक्ट। हम इनके इनपुट वैल्यूज़ को कर देंगे रेस्ट्रिक्ट, कि इनपुट वैल्यूज़ यानी कि जो डोमेन है वो यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है। और जब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तब हम देखेंगे कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हर एक इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट होगा। कैसे होगा ऐसा? चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा या फिर साइन की, एक्स की, ठीक है? जब भी हम साइन थीटा के इस ग्राफ को देखते हैं, ये लहरों वाला ग्राफ है, राइट? जो हमें एक पैटर्न दिखाता है कि साइन थीटा के ग्राफ में जो सेम वैल्यूज हैं वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती हैं, राइट? और फिलहाल हमें वो रिपीटेशन ही नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए अलग अलग वाई की वैल्यूज हो, ठीक है? तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप इस लॉजिक को समझिएगा बहुत ध्यान से, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो बच्चा पार्टी ध्यान देना है। यहां पे जो है इस ग्राफ में हमें इस ग्राफ का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए, एक ऐसा पीस चाहिए जहां पे अलग अलग एक्स की वैल्यूज के साथ साथ वाई की भी अलग अलग वैल्यूज हों, ठीक है? बात समझ आई? मैं फिर से बता रही हूँ। ये ग्राफ जो है मेरा वो ऐसे है, लहर की तरह, राइट? मुझे इसी ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए जहां पर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे वाई की भी वैल्यू चेंज हो, राइट?
तो ये टुकड़ा अगर हम निकाल लेते हैं तो वो टुकड़ा हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, यानी कि उस टुकड़े के अंदर जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की चेंज हो रही है और वो 1 to 1 उनका रिलेशनशिप होगा। तो इस ग्राफ को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये टुकड़ा मुझे किन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलेगा, तो बेसिकली ये टुकड़ा मुझे मिलेगा -π/2 और +π/2 के बीच में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसमें हर एक x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की भी डिफरेंट वैल्यूज है। तो हम कह सकते हैं कि -π/2 to +π/2 जो है वो मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। और मेरा रेस्ट्रिक्टेड रेंज क्या है, रेंज की वैल्यू अभी भी कहां से कहां तक जारी है, -1 से +1, राइट। तो -1 से +1 मेरी रेंज है और -π/2 से +π/2 मेरा डोमेन है, बट ये दोनों ही मेरा रेस्ट्रिक्टेड रेंज एंड डोमेन है। अब आप पूछोगे कि यार -π/2 से +π/2 तक ही क्यों लिया, हम 0 से π भी तो ले सकते थे, वहां का ग्राफ भी तो यूं दिख रहा है, मतलब एक जैसा तो नहीं दिख रहा है। ग्राफ चाहे कैसा भी दिखे, हमें क्या चीज देखनी है, हमें वैल्यूज देखनी है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 0 to π वाले जगह को गौर से देखते हैं, ठीक है। तो 0 to π वाले जगह में π/2 के दोनों साइड, मतलब π/2 अगर बीच में है तो इधर और इधर जो y की वैल्यूज हैं वो बेसिकली रिपीट हो रही हैं, मतलब x की वैल्यू अलग है बट दो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम है। गौर से देखिए आप इस ग्राफ को, राइट। तो इसीलिए 0 to π जो है ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इस केस में साइन फंक्शन के लिए नहीं हो सकता है। तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो है -π/2 to +π/2, यानी कि -π/2 से +π/2 की तरफ हम जाएं तो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए हम देखते हैं कि y की अलग अलग वैल्यूज है, यानी कि ये किस तरह के फंक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एक 1 to 1 फंक्शन के जैसा और ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। और इसका क्या मतलब है, अगर ये 1 to 1 और ऑन टू दोनों हैं, इसका मतलब है दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल है इसका क्या मतलब है, यानी कि इस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, राइट। यही होता है इसका मतलब, करेक्ट। अगर हम फटाफट से एक बार याद करें जो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले लेसन में पढ़ा था, बिल्कुल 2 मिनट में उसको रिकैप करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x), मान लेते हैं ये इसका इनपुट साइड है, ये उसका आउटपुट साइड है, ठीक है। हम कहते हैं कि f(x) जो है ये एक 1 to 1 फंक्शन है, ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो इसलिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम f(x) का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि f(x) का जो इन्वर्स फंक्शन है वो है gx, तो gx का बिहेवियर कैसा होगा, बिल्कुल f(x) के उल्टा, यानी कि जो f(x) का इनपुट साइड था वो gx का आउटपुट हो जाएगा और जो f(x) का आउटपुट साइड था वो gx का इनपुट, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस केस में जो मेरा फंक्शन था sin x, ये भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा sin इन्वर्स x। और इस sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, बिल्कुल sin x के ऑपोजिट, यानी कि जैसे sin x का हमने देखा इसका रेंज क्या था -1 +1, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x का डोमेन। उसी तरह से जब हम sin इनवर्स x का रेंज निकालेंगे तो ये रेंज क्या होगा, जो sin x का डोमेन था, राइट। तो डोमेन और रेंज जो है वो उलट गए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें क्या पता चला, हमने पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है जो कि है sin इनवर्स x, और हमने sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज भी निकाल लिया। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे कि भाई मैम आपने बोला कि -π/2 to +π/2, यही एक लौता ऐसा पीस है जहाँ पर ये 1 to 1 की तरह बिहेव करेगा, बट ऐसा तो नहीं है। अगर मैं -π/2 to +π/2 ना लेकर के π/2 से 3π/2 वाली जगह को लूँ, इस वाले जगह को लूँ, तो यहाँ पे भी तो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। या फिर अगर मैं 3π/2 to 5π/2 लूँ, यहाँ पर भी तो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो ये सारे इंटरवल्स भी तो इसके रेंज होने चाहिए, एज इन ये सारे इंटरवल्स sin x के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होने चाहिए और उसी वजह से इन्वर्स फंक्शन के रेंज में होने चाहिए। तो एक्चुअली ये ट्रू है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन सिर्फ -π/2 to +π/2 के लिए ट्रू है, ये इस तरह के सभी इंटरवल्स के लिए ट्रू है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है इसका रेंज सिर्फ -π/2 टू +π/2 नहीं है, इसका रेंज हर इस तरह का इंटरवल है, जैसे कि π/2 टू 3π/2 या फिर 3π/2 टू 5π/2 या फिर -3π/2 टू -π/2। तो इस तरह के सभी इंटरवल्स जो हैं वो इस इन्वर्स फंक्शन का रेंज है। लेकिन -π/2 +π/2 इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, तो इसीलिए जब हम साइन इनवर्स एक्स को एक फंक्शन की तरह डिफाइन करते हैं, फंक्शन को हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं? कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं अभी हम साइन इनवर्स को एक फंक्शन की तरह, फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से इसे हमें डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? साइन इनवर्स इज टू, अब इसका हम लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या है इसका? -1 + 1। ठीक है, और उसके बाद हम एक एरो डालेंगे और फिर लिखेंगे रेंज, और इसका रेंज क्या है? अब रेंज तो इतनी सारे इंटरवल्स हो सकते हैं, अब सबको बैठ के थोड़ी ना लिखेंगे, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है हम सिर्फ उसको लिख देते हैं। तो इस केस में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है -π/2 टू +π/2। तो इस तरीके से हम साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए अभी हम आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो जब कभी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो आपको ध्यान देना है कि वो जो वैल्यू है वो इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर फॉल करना चाहिए, मतलब वो -π/2 टू +π/2 के बीच का ही कोई वैल्यू होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम आगे करने क्या वाले हैं? अभी तो हमने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को समझा है, किस तरह से साइन इनवर्स एक्स हमने समझा और उसका डोमेन और रेंज निकाला। तो अभी हमारा टास्क यही रहेगा कि सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम इनवर्स फंक्शंस निकालेंगे, उनका डोमेन और रेंज देखेंगे, और इस तरह से हम इस पूरे टेबल को फिल करेंगे। और एक बार आपको ये टेबल समझ में आ गया तो समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो अब बारी है कॉस एक्स की। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में याद करो कि इसका प्लॉट कैसा होता है। एक बार प्लॉट याद आ गया तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो cos x का हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब हमें क्या पता है, नेचुरली जो है cos x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, यानी कि इनपुट साइड में ऑल रियल नंबर्स। रेंज होता है -1 टू +1, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि जो आउटपुट है यानी कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो -1 और +1 के बीच में डोल रही हैं। ठीक है, अब हमें इसका भी जो डोमेन है उसे रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि फिलहाल तो सारे रियल नंबर्स इनपुट हैं और आउटपुट सिर्फ -1 टू +1 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये 1 to 1 नहीं है। तो डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि इस पूरे ग्राफ में आपको वो पीस कहाँ पे दिख रहा है, वो छोटा सा टुकड़ा कहाँ पे है जहाँ पे अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग y की वैल्यूज़ हों। 2 मिनट सोचिए। अगर मैं बात करूँ -π/2 टू +π/2 का, तो वो कहाँ पे है? -π/2 टू +π/2। क्या आपको लगता है कि ये पीस वही पीस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर चेंज भी हो रही है बट 2x की वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट को लें और अगर हम इस पॉइंट को लें तो हम देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू सेम है बट x की वैल्यूज़ अलग है, यानी कि ये मेनी टू वन जैसा बिहेव कर रहा है। तो मतलब -π/2 टू +π/2 तो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं हो सकता है। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो सकता है? इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है 0 to π। इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये वाला पीस। इस वाले पीस में अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास अलग अलग y की वैल्यूज़ हैं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर हमारा डोमेन हो जाएगा 0, π। ठीक उसी तरह से, उसी लॉजिक से जैसे मैंने बताया था कि अब ये डोमेन और भी इंटरवल्स के लिए ट्रू हैं, जैसे π to 2π, 2π to 3π एक्सेट्रा, बट जो हमारा प्रिंसिपल रेंज है उसी को अभी हम इस टेबल में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रेंज तो वही है -1 to +1। तो अब ये जो है विथ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज, ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा cos इन्वर्स x, और cos इन्वर्स x का डोमेन क्या होगा? जो इसका रेंज था, यानी कि -1 + 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0, π।
बहुत ध्यान देना है इन इंटरवल्स पे, क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल की जगह आप ओपन इंटरवल डाल दोगे तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, राइट। क्लोज इंटरवल मतलब ये आखिरी की जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये भी इंक्लूडेड हैं, राइट। जब हम 0 पाई कहते हैं मतलब कॉस 0 जो है उसका वैल्यू जो है इंक्लूडेड है, उसी तरह कॉस पाई का जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, राइट। तो 0 और पाई इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। तो अब बारी है कोसेक एक्स की। हालांकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में तो हमने पिछले साल ही पढ़ लिया था, यानी कि क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही पढ़ा था, बट यहाँ पर एक बार क्विक रिकैप भी हो जा रहा है और साथ ही साथ हम इन्वर्स फंक्शन को भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एज यूजुअल सबसे पहले क्या याद करना है, इसका ग्राफ कैसा होता है, प्लॉट से ही हमें आइडिया लगता है कि इसका नेचुरल डोमेन और रेंज क्या है। तो इसका जो डोमेन है सारे रियल नंबर्स है एक्सेप्ट वो वाले रियल नंबर्स जिनके लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin x। तो साइन x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो कोसेक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसीलिए इसके जो डोमेन होती हैं ये सारे रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट दोज फॉर विच साइन थीटा इज 0, और साइन थीटा किसके लिए 0 होता है, n पाई के लिए। तो x नॉट इक्वल टू n पाई, इसके अलावा x की सारी वैल्यूज़ जो कि रियल नंबर्स हों सब अलाउड है, ठीक है। और रेंज इसका क्या होता है, प्लॉट देख करके ही पता चल रहा है कि -1 से +1 तक की कोई वैल्यू इसके आउटपुट में नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है, यानी कि रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स -1 टू +1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो है हमारा ओपन इंटरवल है, क्यों, क्योंकि -1 और +1 ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ये दोनों वैल्यूज़ इसकी हो सकती हैं। तो यानी कि -1 और +1 ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो इस R के अंदर आएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे -1 और +1 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे -1 से ऊपर ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर है, उसी तरह +1 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं वो सारी को हटा के बाकी सारे रियल नंबर्स इसका रेंज है, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। जो प्लॉट हमें दिख रहा है इसका कौन सा पार्ट है, जो पार्ट में जिस पार्ट में अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग y की वैल्यूज़ हैं, और वो पार्ट है एक ये और ये। हम देखते हैं जैसे जैसे x की वैल्यूज़ -π/2 से +π/2 तक चेंज हो रही हैं y की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बट इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है 0, क्योंकि 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए ना तो x की वैल्यू है ना ही y की वैल्यू है। तो इसीलिए हम डोमेन कहेंगे -π/2 टू +π/2 -0। तो ये हो जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, और रेंज तो हमारा वही है R -1 +1। अब इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा कोसिक इन्वर्स x। तो इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा R माइनस मतलब कि सारे रियल नंबर्स में से -1 +1 हटा देंगे, और रेंज हो जाएगा -π/2 टू +π/2 -0, ठीक है। तो ये इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज बिल्कुल ढंग से पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न है सेक एक्स का। सेक एक्स क्या होता है 1/cos x। तो इसका नेचुरल डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर सिवाय उनके जिनके लिए cos x की वैल्यू 0 होती है, और cos x की वैल्यू 0 होती है कब, जैसे π/2 पे cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। तो अगर cos थीटा का ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे π/2 और उसी के जो अलग अलग ऑड मल्टीपल्स आते रहेंगे उन सब पे cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए उन वैल्यूज़ को छोड़ करके बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब पे वो सारा सेक एक्स का डोमेन होगा। तो इस लॉजिक से यानी कि सेक एक्स के डोमेन कौन से रियल नंबर्स होंगे, सारे वो रियल नंबर्स सिवाय उनके जहाँ पर cos x की वैल्यू 0 होती है, और cos x की वैल्यू 0 होती है 2n + 1 π/2 वाले वैल्यूज़ पे, ठीक है।
तो इसीलिए हमने सारे रियल नंबर्स में से वैसी वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और इसका रेंज कैसा होगा ये हमें इस ग्राफ से ही पता चल रहा है। ग्राफ से साफ दिख रहा है कि -1 से लेकर के +1 तक कोई भी वैल्यू इसके आउटपुट में नहीं दिखती है। इसका जो ब्लू कलर का प्लॉट है उसमें -1 to +1 कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इसका रेंज होगा R -1 to +1, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट है यानी कि ओपन इंटरवल है, क्योंकि -1 और +1 ये दोनों ही वैल्यूज़ इसकी हो सकती हैं। ठीक है, इनका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा? अगर हम इस प्लॉट को ध्यान से देखें तो हम क्या देखेंगे कि इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो है ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यूज़ हैं, राइट। तो इसीलिए हो जाएगा 0 to π, बट बीच में जो है π/2 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है y पे, तो इसीलिए हम कहेंगे 0 to π -π/2, ये हो जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। एक बार रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पता चल गया तो उसके बाद तो बहुत आसान है। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? सेक इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स x का जो डोमेन है वो हो जाएगा R -1 और इसका जो रेंज है वो हो जाएगा 0 to π -π/2। ठीक है, तो इनफैक्ट ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये किसी भी रैंडमली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ले लीजिए, उसके ग्राफ को देख के आप खुद से एनालाइज कीजिए कि कौन सा इसका नेचुरल डोमेन है, कौन सा इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होना चाहिए। ठीक है, अब बारी है tan x की। तो tan x का नेचुरल डोमेन क्या होगा? यहाँ पर हम tan x का ग्राफ देखते हैं इस जगह पे। तो tan x होता है sin x/cos x। तो यानी कि tan x में के इनपुट में कुछ भी रियल नंबर आ सकता है सिवाय उसके जिसके लिए cos x 0 हो। ठीक है, इसीलिए x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है ना, तो ये हमारा कंडीशन है tan x का, मतलब डोमेन है। और इसका जो रेंज है यानी कि जो आउटपुट हमें दिख रहा है ये ऑल रियल नंबर्स हैं, तो कैपिटल R है। ठीक है, अब इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा? अगर इसे ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्लू प्लॉट है, ये प्लॉट जहाँ से जहाँ तक है ये पूरे के अकॉर्डिंग ही इस पूरे के दौरान ही अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग y की वैल्यूज़ हैं। तो -π/2 to +π/2 ये हो जाएगा इसका डोमेन। लेकिन यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू π/2 पे नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एग्जैक्टली π/2 पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, उसी तरह एग्जैक्टली -π/2 पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसीलिए -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसका जो रेंज है वो तो कैपिटल R ही है, यानी कि सारे रियल नंबर्स। तो उस हिसाब से जब हम बात करते हैं tan के इन्वर्स फंक्शन की तो हम किसकी बात करें? tan इन्वर्स x की। तो tan इन्वर्स x का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो जाएगा -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। अब आप पहुँचे हैं हम लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे यानी कि cot x पे। cot x क्या होता है? 1/tan x, या फिर हम कह सकते हैं cos x/sin x। तो इसीलिए इसका नेचुरल डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर सिवाय उनके जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इनफैक्ट इसका जो डोमेन है और कोसेक एक्स का डोमेन जो है वो सिमिलर है क्योंकि दोनों ही जो है साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। ठीक उसी तरह से सेक एक्स और टैन एक्स ये दोनों ही कॉस एक्स इनके डिनोमिनेटर में आता है। इसी वजह से इन दोनों का जो डोमेन है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, तो अब इसका हम ग्राफ देखते हैं cot x का। तो cot x का ग्राफ कुछ इस तरीके से है और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं यानी कि जो रेंज है वो सारे रियल नंबर्स हैं। अगर इसके रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करें तो हम देखते हैं कि 0 to π यहाँ पर बेसिकली ये जो ब्लू जो प्लॉट है ये पूरा का पूरा ब्लू प्लॉट के अलोंग अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग y की वैल्यूज़ हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π जहाँ पर 0 और π इन दोनों ही पॉइंट्स पे y की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, या फिर ओपन इंटरवल। और अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें तो इसका इन्वर्स हो जाएगा cot इन्वर्स x, और cot इन्वर्स x के लिए जो हमारा डोमेन है वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो जाएगा 0, π। वो हो तो हमने बना लिया है ये पूरा टेबल और मुझे उम्मीद है कि ये टेबल आपको समझ आया है।
मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ कि अगर ये टेबल समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस चला के स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि ये टेबल ही सब कुछ है। टेबल समझ आ गया तो आगे का सब कुछ तो मतलब लगेगा कि पता नहीं क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन अगर ये टेबल नहीं समझ आया ना तो आप आखिरी दिन तक खाली फॉर्मूले रटते चले जाओगे और गलतियां भी करते चले जाओगे, राइट। तो ये टेबल हो गया, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चुटकी में सॉल्व। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज देखे। अब हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये तो हमें पता है, कॉस एक्स का कैसा होता है ये हमें पता है। अब हम बनाने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सारे इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। और जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि हम एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो लेट्स टेक अ लुक। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ यूं, जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और हमने अभी तक क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है, रेंज ये होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सबसे मज़ेदार बात है कि जब हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जो इसके एक्स एक्सिस के अबाउट है वो इनपुट है साइन एक्स के लिए, और जो वाई एक्सिस के अबाउट है वो आउटपुट है। अब हमारा वो उलट जाता है, राइट, क्योंकि डोमेन और रेंज उलट जाते हैं इनवर्स फंक्शन के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये -1 0 +1 है वो हमारे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया है, क्योंकि वो हमारा इनपुट हो गया है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारी ये π/2 3π/2 वगैरह आ गई हैं, राइट। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्लॉट है ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने घुमा दिया हो, राइट। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फटाफट हम सभी के प्लॉट्स को देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की, तो कॉस एक्स का प्लॉट होता है कुछ ऐसा, और इसी को हम घुमा देंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स का प्लॉट। उसी तरह अगर बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की, तो कोसेक एक्स का प्लॉट होता है ऐसा, और जब इसे हम घुमा देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। मतलब इनकी अब डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लॉजिक इज स्टिल द सेम। इट इज़ जस्ट दैट कोसेक एक्स का जो डोमेन था वो अब रेंज हो गया है, कोसेक एक्स का जो रेंज था वो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया है, और उसी वजह से पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो घूम गया है। अब बारी है सेक इनवर्स एक्स की। तो सेक एक्स का ग्राफ हमारा ऐसे होता है, और जब हम सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ फिर से उलट जाता है कुछ ऐसे। उसके बाद है टैन एक्स, जिसका प्लॉट कुछ यूं होता है, और जैसे ही हम टैन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये ग्राफ भी हमारा पलट जाता है। तो मतलब लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जैसे ही हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा डोमेन और रेंज जो है वो पलट जा रहा है, राइट। तो जो डोमेन था वो रेंज हो जा रहा है, जो रेंज था वो डोमेन हो जा रहा है। तो ठीक उसी वजह से जो भी हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया था वो चला जा रहा है वाई के अलॉन्ग, और जो हमने वाई के अलॉन्ग प्लॉट किया था वो आ जा रहा है एक्स के अलॉन्ग। और फाइनली हमारा आखिरी फंक्शन यानी कि कॉट इनवर्स एक्स, कॉट एक्स कुछ ऐसा होता है, और कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है उसी का घूमा हुआ वर्जन, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तो बनाए ही थे पहले, और अब हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ बना लिए। और अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज है। सच में? हाँ बिल्कुल। चलो देखते हैं, बात करते हैं साइन थीटा की। तो ये रहा मेरा साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, राइट। और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाती हूँ y = x, तो y = x इस इक्वेशन को का अगर मैं प्लॉट करूँ ग्राफ में तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से, राइट। तो ये y = x के अलॉन्ग ये दोनों क्या हैं, मिरर इमेज हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। एग्जैक्टली, इजंट दैट अमेजिंग, राइट। इसीलिए आपने देखा था जब जब हम इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे थे हम देख रहे थे कि वो बेसिकली ग्राफ वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा घूम गया है, x का y, y का x हो गया है, राइट। और ऐसा क्यों हुआ था,
क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ही होता है कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका डोमेन इन्वर्स का रेंज बन जाता है, ओरिजिनल फंक्शन का रेंज इन्वर्स का डोमेन बन जाता है, और इसी वजह से वी सी दिस ब्यूटिफुल पैटर्न। इनफैक्ट अगर आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स के ग्राफ को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी इसी तरह से मिरर इमेज बन रहा है। एक बहुत ज़रूरी सूचना या फिर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, एक छोटी सी चीज़ है जिसमें कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं और एकदम ब्लंडर कर बैठते हैं। अभी तक हम जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, बेसिकली लिख कैसे रहे हैं, साइन टू द पावर -1 एक्स, कॉस टू द पावर -1 एक्स, टैन टू द पावर -1 एक्स। इसी तरह से हम सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब अचानक से कहीं पे आपको दिखता है साइन एक्स टू द पावर -1, आपको लगता है अरे ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट नहीं है, साइन एक्स टू द पावर -1 यानी कि पूरा का पूरा साइन एक्स जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है उसके ऊपर -1 है, तो मतलब साइन एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, मतलब वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। ठीक है, लेकिन साइन टू द पावर -1 एक्स ये क्या है, ये इनवर्स साइन फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स टू द पावर -1 में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज तो है ही नहीं, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, ग्रेट। तो अब 1 मिनट के लिए फटाफट इस टेबल पे नजर मार लीजिए, क्योंकि ये टेबल मैं बार बार कह रही हूँ बहुत जरूरी है। अब तक तो आप सब समझ चुके हैं, ग्राफ भी समझ चुके हैं, डोमेन, रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट बार के लिए इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे इसके बाद हम, राइट। So, are you ready? So, it's time for questions. So, सबसे पहला question, find the principal values of the following sin inverse -1/2. जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको पूछा जाए साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का वैल्यू निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये एज्यूम करोगे कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे हम लिख सकते हैं कि -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई। यही तो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन का यही होता है, राइट। अब 1/2 को हम साइन के फॉर्म में कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यानी कि साइन π/6 होता है 1/2, और ये जो बगल में माइनस है उसको अभी अलग ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -sin π/6 इज इक्वल टू साइन पाई। बट हमें दोनों तरफ साइन चाहिए, तो इस माइनस साइन को कैसे हैंडल करें, हमें क्या पता है कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ -π/6 इज इक्वल टू साइन वाई। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -π/6। अब आप गलती से भी साइन को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि साइन कैंसिल नहीं होते हैं। अगर हम कहते हैं कि साइन ऑफ -π/6 इज इक्वल टू साइन y, उसका मतलब होता है कि y इज इक्वल टू -π/6। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक बहुत ज़रूरी बात पे ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो अब हमें ये देखना है कि ये एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है, लेकिन क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू होने के लिए इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें या फिर साइन एक्स की बात करें, तो इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, ये होता है -π/2 टू +π/2। और अगर हम देखें तो -π/6 जो है वो इसी रेंज में लाई करता है, इसीलिए y की वैल्यू हो जाएगी -π/6। क्लियर। चलो, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। tan इनवर्स ऑफ -√3। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे इसको y। जैसे ही ऐसा एज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -√3 इज इक्वल टू tan y। अब √3 को tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री, यानी कि tan π/3। माइनस को अभी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब -tan π/3 को हम किस तरह से tan ऑफ समथिंग लिखें, क्योंकि हमें ये माइनस साइन से छुटकारा पाना है। तो फिर से वो लॉजिक हम
अप्लाई कर सकते हैं कि tan ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 3, दिस इज़ इक्वल टू tan पाई। तो यानी कि ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। एक बार फिर से चेक करना है कि क्या ये रेंज के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर हम tan x की बात करें तो इसका प्रिंसिपल रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 कॉमा प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 3 जो कि 60 डिग्री है वो इसी बीच लाई करता है, तो इसीलिए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के हम अलग अलग से वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे, यही हम करेंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं tan इनवर्स 1 पे, ठीक है। मैंने बताया था हम सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लेंगे, तो इसे हमने y एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा y विल बी इक्वल टू tan y, ठीक है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, यानी कि tan पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू tan y। तो हम कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। एक बार फटाफट क्रॉस चेक कर लेंगे कि यही प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं। तो tan x जो है वो माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है और ये भी उसी के बीच में लाई करता है, तो मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टर्म की तरफ। तो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको मान लेते हैं हम लोग y1, तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y1, ठीक है। 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ y1। यहाँ गलती से हमने इन्वर्स लिखा था, तो ये माइनस कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस y1 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस साइन को कैसे हैंडल करेंगे, अब आप कहेंगे ठीक है माइनस कॉस पाई बाई 3 को हम लोग कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 लिख देते हैं, लेकिन क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर हम वही अपने पुराने क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट में जाएं तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ पॉजिटिव कॉस थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होती है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने वही किया, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 दिस इज इक्वल टू कॉस y1। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3। अब क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये रेंज के अंदर लाई करता है। तो अगर कॉस थीटा की रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है कॉस थीटा का, 0 टू पाई, और 2 पाई बाई 3 जो है वो उसी के बीच में लाई करता है, तो यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड टर्म का वैल्यू। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y2, लेट दिस टर्म बी y2। तो हम कहेंगे कि माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन y2। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6, माइनस साइन एज इट इज़ रहने देंगे, ये हो जाएगा साइन y2। अब साइन ऑफ, जैसा कि पहले भी बताया था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, तो इसीलिए ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 इज़ इक्वल टू साइन y2। तो हम कह सकते हैं कि y2 इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स के वैल्यूज़ निकाल लिए। तो अब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टर्म की वैल्यू थी पाई बाई 4 प्लस दूसरे टर्म की वैल्यू निकली थी 2 पाई बाई 3 प्लस तीसरे टर्म की वैल्यू निकली थी माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, तो दिस विल बी इक्वल टू 9 पाई बाई 12। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3/4 पाई। ओके, तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, आई एम श्योर हुआ होगा, राइट।
तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये चीजें जनरली हम मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते हैं, फॉर्मूले से, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधा सीधा आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक बार ये फॉर्मूले आपको पता हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक पहले डिस्क्लेमर दे दूं मैं, अभी हम जितने भी रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हम बात करेंगे, ये सारे ट्रू हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, राइट। हमने बात किया था रेंज की जो है प्रिंसिपल वैल्यू होती है, तो वो वाली जो रेंज है उस रेंज के लिए ही ये ट्रू होंगी। तो कुल मिला के हम 5 कैटेगरी ऑफ फॉर्मूलेज देखेंगे, ठीक है। 5 टाइप के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, 5 फॉर्मूले नहीं, 5 टाइप के फॉर्मूले, ठीक है। और हर फॉर्मूले के साथ मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देती रहूंगी, जिससे आप अभी एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे, उसके बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप इसे बिल्कुल आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला टाइप 1। तो ये आ गए हमारे टाइप 1 वाले फॉर्मूले, और इन्हें याद रखना तो मतलब बाएं हाथ का खेल भी नहीं है, मतलब दे आर वेरी 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 सिंपल। अब इतना तो हम सबको पता है कि जब हम एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें क्या पता था कि 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये सबको पता है, राइट, सबके दिमाग में सेट है ये। तो ये फॉर्मूले भी तो बिल्कुल उसी टाइप के हैं, मतलब उसी पैटर्न के हैं। अगर ये याद है तो ये भी याद रहेंगे, राइट। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं, जब साइन इनवर्स 1/x है रेसिप्रोकल, उससे हमें याद रहेगा, तो इधर क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। जब कॉस इनवर्स 1/x है तो इधर क्या होगा, सेक इनवर्स x। जब tan इनवर्स 1/x है तो इधर क्या होगा, कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जैसे ये 1/x वाला फंडा आ गया ना, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं साइन और कोसेक का पेयर बन गया, कॉस और सेक का पेयर बन गया, और tan और कॉट का पेयर बन गया, राइट। यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं कि आप देखोगे कि जब भी हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले की बात करेंगे तो इनके पीछे एक कंडीशन मेंशन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। तो बेसिकली ये कंडीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये ट्रू हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। तो इसलिए ये कंडीशन हमें ये बताता है कि इसी रेंज में ये फॉर्मूला ट्रू है, इस रेंज के बाहर जो है आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलो तो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टाइप 2, यानी कि फॉर्मूला टाइप 2। तो टाइप टी के फॉर्मूले पेश किए जाएं, आ गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ना 6 को साथ में नहीं लिखा है, 3 और 3 में ग्रुप कर दिया है। पहले ऊपर 3 है, नीचे 3 है, और हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर के जो 3 फॉर्मूले हैं वो सेम टाइप के हैं, राइट। जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तीनों का फॉर्मूला इसी टाइप का है। लेकिन जब हम नीचे के 3 देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, कॉस इनवर्स -x जो है वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये तो भाई थोड़ा दिक्कत है, मतलब 6 में से 3 का फॉर्मूला माइनस वाला है, बाकी 3 का फॉर्मूला पाई माइनस वाला है, तो याद कैसे रहेगा कि कौन सा का फॉर्मूला कौन सा वाला है। इसके लिए हम एक ट्रिप देंगे, ठीक है। हमने वो टेबल समझाया था, राइट, तो फटाफट उस टेबल को अपने दिमाग में लेके आओ, टेबल को देखो, टेबल कैसा था, टेबल कुछ ऐसा था, राइट। तो अब इस टेबल में अगर हम देखें, अगर हम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज पे फोकस करें तो हम देखते हैं कि इन 6 फंक्शन में से 3 ऐसे फंक्शन हैं जिनकी रेंज -π/2 टू +π/2 है, राइट। मतलब एग्जैक्टली नहीं, किसी का ओपन इंटरवल है, किसी का क्लोज इंटरवल है, किसी में 0 हटा दिया गया है, बट बेसिकली वो -π/2 से +π/2 है। और वो कौन से 3 हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। और हम देख रहे हैं कि यही 3 वो वाले फंक्शंस हैं जिनके फॉर्मूले ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाले फॉर्मूले हैं। तो इन तीनों का फॉर्मूला जो है वो माइनस साइन इनवर्स x उस पैटर्न का है, ठीक है। अब जो बाकी के 3 बच गए यानी कि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इनके जो रेंज हैं ये 0 टू पाई में है। चूंकि ये 0 टू पाई में है इसलिए इनका फॉर्मूला में पाई माइनस इनवर्स फंक्शन है,
राइट। तो इसीलिए जो नीचे के 3 फॉर्मूले हैं उसमें हम देखते हैं कैसा पैटर्न है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये एक मेमोरी टिप समझ सकते हो आप। तो ये आपके दिमाग में अगर रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कौन से 3 फंक्शन के फॉर्मूले एक जैसे हैं और कौन से बाकी 3 फंक्शन के फॉर्मूले एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 2 प्रॉपर्टीज। आ गए हैं हम प्रॉपर्टीज टाइप 3 यानी कि फॉर्मूला टाइप 3। इसमें 3 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को याद रखना बहुत आसान है। आपको को फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद है, राइट? हमने पढ़ा था कि साइन, टैन और सेक ये 3 फंक्शंस हैं और इन तीनों के एक एक को फंक्शन है। साइन का को फंक्शन क्या है? कोसाइन यानी कि कॉस। टैन का को फंक्शन क्या है? को टैन यानी कि कॉट। और सेक का को फंक्शन क्या है? कोसेक यानी कि कोसेक, राइट? तो पेयरिंग कैसे होती है को फंक्शंस की? साइन की पेयरिंग कॉस के साथ, टैन की पेयरिंग कॉट के साथ और सेक की पेयरिंग कोसेक के साथ। और ये जो को फंक्शंस हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये बता रहे हैं कि जब हम ये दो को फंक्शन वालों को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है π/2। प्लीज़ रिमेंबर ये सिर्फ मेमोरी टिप्स हैं ताकि मतलब आपको याद रहे कि कौन से 2 फंक्शंस को ऐड करने से π/2 आता है। इसके लिए मैं आपको ये मेमोरी टिप शेयर कर रही हूँ, ठीक है? बट मैथमेटिकली यू कैन डिराइव ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ सो दैट इट डजंट अननेसेसरीली बिकम वेरी लॉन्ग। बट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जो हमारी डिटेल्ड वीडियो सीरीज है उसमें हमने इन सब को डिराइव कर रखा है, ठीक है? ओके, तो यानी कि ये 3 फॉर्मूले मेरे क्या बनेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो काफ़ी आसान था ये, राइट? तो यही था हमारा टाइप 3। अब आप पहुंचे हैं हम प्रॉपर्टीज टाइप 4 यानी कि फॉर्मूला टाइप 4। इसमें हम बेसिकली 2 ही फॉर्मूले जानेंगे, क्योंकि लिखे तो 3 हैं बट 2 जानोगे तो तीसरा अपने आप ही आ जाएगा। और वो क्या है? टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई और टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। तो कैसे याद रखेंगे? काफ़ी आसान है। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा? टैन इनवर्स, चूंकि प्लस है फॉर्मूले में तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस है। सिर्फ ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा वाला टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई है, तो चूंकि माइनस है तो साइंस जो है ना वो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, इधर भी राइट हैंड साइड भी। इसीलिए टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई हो गया और नीचे क्या हो गया? 1 प्लस एक्स वाई हो गया, राइट? तो साइंस ऑपोजिट हो गए, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम था। जो तीसरा वाला फॉर्मूला है वो तो बड़ा मज़ेदार है, 2 टैन इनवर्स एक्स। इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 टैन इनवर्स एक्स क्या है? बेसिकली 2 टैन इनवर्स एक्स का मतलब है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। तो इसीलिए जो ऊपर वाला पहला फॉर्मूला है उसमें अगर आप x और y दोनों को x मान लो, इफ़ यू एज्यूम कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, तो आपको तीसरा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बेसिकली ये पहले वाले फॉर्मूले से ही डिराइव्ड है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है और वो है पहला फॉर्मूला। पहला याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा और तीसरा जो है वो तो एनीवेज पहले का ही एक दूसरा वर्जन है, राइट? बट मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करें इनकी जो कंडीशंस हैं उनको ध्यान रखना है, राइट? ये जो कंडीशंस लिखी होती हैं ना कि एक्स वाई शुड बी लेस देन 1 या इस तरह की जो भी कंडीशंस लिखी होती हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे प्रॉपर्टीज सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए ही ट्रू होता है। फाइनली हमारा 5वां कैटेगरी यानी कि 5th कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला जो है ये है 2 टैन इनवर्स एक्स पे। 2 टैन इनवर्स एक्स की बड़ी वैल्यू है यार। अभी अभी हमने 2 टैन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला देखा था, राइट? जो हमने टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले से डिराइव किया था। बट वहाँ पे क्या था? 2 टैन इनवर्स एक्स को हमने टैन इनवर्स के टर्म्स में ही लिखा था। बट अगर हम 2 टैन इनवर्स को साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा 2 टैन इनवर्स एक्स के 2 अलग अलग वर्जन है, एक साइन के टर्म्स में और एक कॉस के टर्म्स में। सो बच्चा पार्टी इतना ही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि एक टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज डोमेन पता होने चाहिए,
ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए। बाकी आपने खुद ही देखा होगा कि फॉर्मूले तो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, इसके काफ़ी सिंपल है इनफैक्ट। तो अब क्या करें, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, तभी तो आएगा कॉन्फिडेंस, तभी तो लगेगा कि यार कुछ अच्छा समझ आया। सो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। Question number 1. Proves 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to -1/2, +1/2 in closed interval. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ कुछ चाहे प्रूफ भी क्यों ना करना हो, जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करते हैं तो अक्सर ही हम एक इन्वर्स फंक्शन को कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जिस इन्वर्स फंक्शन के साथ हम डील कर रहे हैं वो है साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें कैलकुलेशंस हैंडल करने में ईजी हो। ठीक है, अब हम शुरुआत कैसे करेंगे प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे या राइट हैंड साइड से। तो यहाँ चूंकि राइट हैंड साइड ज़्यादा बड़ा है तो लगता है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में अराइव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब x की जो वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम की है वो वाली वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y। ठीक है, क्या इसे देख करके कुछ याद आया? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, अगर आपको याद हो तो। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3y। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? थीटा, क्योंकि जब हम साइन थीटा का इन्वर्स निकालते हैं तो होता है साइन इन्वर्स थीटा। जब हम साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा निकालते हैं तो फिर आंसर हो जाता है थीटा। तो ये आंसर हो जाएगा 3y। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है साइन इन्वर्स x, और 3 साइन इनवर्स x यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस हों तो हमारा अप्रोच कैसा रहेगा? तो बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा कि इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स ऑफ जो भी लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम tan के टर्म्स में लिखें, tan ऑफ समथिंग करके लिखें। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस पूरे चीज़ को हम tan ऑफ समथिंग लिख देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग, यानी कि आंसर हो जाएगा ये समथिंग। क्योंकि tan के ऊपर जब tan इनवर्स लगाते हैं तो जो वैल्यू x की रहती है वही वापस आ जाती है, राइट। तो इसीलिए हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इस पूरे चीज़ को हम किसी तरह tan के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि इसको tan बनाने के लिए नीचे हमें कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हम कैसे पाएंगे तो वही देखते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पर ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली नीचे हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। तो उसी बात को सोचते हुए हम ये स्टेप लेंगे। तो एक बार x की जगह हम a साइन थीटा डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा, x की जगह हम a साइन थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये a कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा?
थीटा, और थीटा क्या है हमारे अजम्पशन के हिसाब से, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब आप इस फंक्शन को देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा ध्यान से फोकस करेंगे। 3a² माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax²। इसको देख के कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो याद आ रहा हो? क्या ये किसी भी फॉर्मूले से थोड़ा सिमिलर लग रहा हो? बिल्कुल लग रहा है। साइन 3 थीटा, टैन 3 थीटा, इन सब के फॉर्मूले कुछ इसी पैटर्न के थे, जहाँ पर क्यूब वाले टर्म्स भी थे, 3 × x² वाले टर्म्स भी थे। तो अगर चाहिए तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हमने tan 3 थीटा भी पढ़ा था। tan 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये तय करना है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना ज़्यादा वाइज रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यही है कि ये अंदर का जो ये पूरा टर्म है इसको हम tan के फॉर्म में लिखें। इसको हम tan के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग होगा तो आंसर हो जाएगा वही वाला समथिंग, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि इसे अगर tan के फॉर्म में लिखना है, एक ऑप्शन है कि हम ये tan थीटा वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं तो सारा tan के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, फिर साइन कॉस कुछ करके tan आ जाएगा। पर दिक्कत ये है कि अगर हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाने का सोचते भी हैं, इसमें हम देखते हैं 4 साइन क्यूब वाला एक टर्म है, बट यहाँ पर हमें कोई 4 का टर्म दिख नहीं रहा है, राइट। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्म है ये tan थीटा वाले फॉर्म से ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, जहाँ पे एक क्यूब का टर्म भी है, एक स्क्वायर का टर्म भी है, 3 भी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही हैं। तो इसीलिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि किसी तरह इस वाले टर्म को इस फॉर्मूले में हम बिठा दें, इस फॉर्मेट में बिठा दें इसको। और ऐसा करने के लिए हमने x को a tan थीटा माना, तो जैसे ही x की जगह हम a tan थीटा डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3a² इंटू a, यानी कि a क्यूब tan थीटा माइनस x³ यानी कि a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax² यानी कि ये भी a क्यूब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इस अंदर वाले हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक उसी तरह से नीचे भी अगर a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है? ये है tan 3 थीटा जो हमने इस फॉर्मूले में लिखा था। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है जो हमने अजम्पशन किया था उसके हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। तो हम वही वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, चूँकि tan और cot जो है वो को फंक्शन है एक दूसरे के, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर ये कुछ उसी फॉर्मेट में है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a दैट इज इक्वल टू π/2। तो ये हो जाएगा cot π/2। अब cot 90 डिग्री होता है 0, तो 0 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if sin of sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1 then find the value of x। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि sin of
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो अगर इस साइन को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू y। तो 1 इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। तो 1 कितना होता है इनका, तो साइन 90 डिग्री इज 1, दैट इज साइन π/2 इज इक्वल टू साइन y, यानी कि y क्या हो जाएगा, π/2, यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो है ये हो जाएगी π/2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। उसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 यानी कि कॉस इनवर्स 1/5। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/5। फाइनली एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा रहेगा। अब यहाँ पे कॉट है, टैन है, साइन इनवर्स है। अब कॉट को टैन के टर्म्स में लिखना तो बहुत इजी है, हमने पढ़ा था कि टैन इनवर्स x जो है वो इज़ इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस टैन इनवर्स 2/3। इसको हम टैन के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा इक्वेशन एक ही फंक्शन के टर्म्स में हो तभी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पीछे भी हम यही करते आ रहे थे, अगर टैन है तो अंदर के जो भी टर्म्स है उसे भी हम टैन इनवर्स या टैन के टर्म्स में लिखेंगे, तो वही हमारा लॉजिक रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हम टैन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हैं हमने कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ इस तरह के फॉर्मूले होते हैं कि जैसे साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x में हम कहते हैं साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ √1 माइनस x²। उसी तरह हम कहते हैं कि कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स √1 माइनस x²। अब इस तरह के फॉर्मूले कैसे आते हैं और कैसे याद रहेंगे, हमें क्या पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो है ना मैं सिर्फ एक टिप दे रही हूँ, मतलब इस ट्रिक से आपको मतलब याद रहेगा इस टाइप का कन्वर्जन। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर साइन इनवर्स 3/5 को आपको टैन के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो टैन इनवर्स p/b होता है, राइट, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो इसमें भी ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसीलिए यहाँ 3 हो जाएगा। नीचे बेस, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अगर 5 है और परपेंडिकुलर अगर 3 है तो बेस क्या होगा, √5² माइनस 3², यानी कि √25 माइनस 9 यानी कि √16 यानी कि 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये एक सिंपल सा तरीका है साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में या साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए। ऐसे याद रखना है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मान लेते हैं अगर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है तो टैन इनवर्स के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस तो हम निकाल ही लेंगे अगर हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है तो ये हो गया टैन इनवर्स 3/4 प्लस टैन इनवर्स 2/3। अब ये किस फॉर्म में है, अब ये है टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y के फॉर्म में। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy दैट इज 3/4 इंटू 2/3। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ टैन इनवर्स
3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 + 8, और नीचे है 1/2, तो ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 6 जो 12 है, तो ये हो जाएगा 17/6। tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 17/6। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, कुछ भी फीडबैक हो, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।